नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे दावे हुए फेल, कोरोना ने पकड़ी रफ्तार मेल। जी हाँ, सारे दावे फेल हो गए हैं और हम लोग लगातार जैसे हर मामले में तरक्की करते हैं वैसे कोरोना के मामले में भी भरपूर तरक्की कर लिया है। हम कहाँ तो शुरू के 10 लिस्ट में नहीं थे और अब हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और कहाँ पहुंचेंगे ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक यहाँ बता रहे हैं कि कोरोना का पीक नहीं आया है, पीक अभी आना बाकी है। अभी हम आधे रास्ते पे हैं, तो पीक का क्या इंतजाम होगा। 2 लाख 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 357 लोग इस वायरस के चलते मौत के आगोश में समा चुके हैं और करीब करीब 10,000 लोग हर रोज संक्रमित सामने आ रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितनी गंभीर चुनौती है। यहाँ पर 2,86,000 केस अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि ठीक होने की रफ्तार भी करीब 48% है, करीब 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन ये रफ्तार रुकेगी कब। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, इस पर ब्रेक नहीं लग रहा है और हम लोग लॉकडाउन अनलॉकडाउन कहें, लॉकडाउन ना कह के अगर हम अनलॉकडाउन कहें तो अनलॉकडाउन 2 के फेज में चल रहे हैं। 8 तारीख से अनलॉकडाउन 2 शुरू हो गया है। धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, होटल खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, तमाम सारी चीजें खोल दी गई हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से ट्रेन का शुरुआत नहीं की गई है और साथ ही साथ में एयर की भी शुरुआत नहीं की गई, लेकिन इन सब के तहत तमाम चीजें खोल दी गई हैं और इस बीच कोरोना की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। तो दावे जो किए जा रहे थे वो सारे फेल हो गए हैं। लॉकडाउन का जो फायदा मिलना चाहिए था क्या हम लोग को नहीं मिला है। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे जरा आपका परिचय कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा आपको एक पैकेज दिखा देते हैं। जरा ये देखिए, खबर देखिए और उसके बाद इसकी गंभीरता को समझिए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देश में लॉकडाउन की ढील के बाद से ही कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को पहली बार एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 7 जून को सबसे ज्यादा 10,884 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। एक दिन पहले 6 जून को 10,428, 5 जून को 9,389, 9 जून को 8,852 और 8 जून को 8,444 मामले सामने आए थे। जून के पहले 10 दिनों में ही कोरोना के 96,000 केस मिल चुके हैं। देश में जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा है वैसे वैसे कोरोना का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के हर दिन बढ़ते मरीज देश की टेंशन बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को सबसे ज्यादा 3,254, तमिलनाडु में 1,927 और दिल्ली में 1,501 कोरोना पॉजिटिव मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,87,155 हो गई। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में एक्टिव से ज्यादा स्वास्थ्य मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक कुल 1,40,989 संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,38,054 है। अकेले बुधवार को 6,326 मरीज ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट भी करीब 49% हो गया है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि वे बेवजह भीड़ न बढ़ाएं, वरना लॉकडाउन में दी गई ढील वापस ले ली जाएगी। उद्धव ने कहा कि हमने इकोनॉमी साइकिल को रोक नहीं सकते, इसलिए लॉकडाउन के कई चरणों में हटा रहे हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन में सहूलियतें खतरा बन जाएंगी तो हम दोबारा इसे लागू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 11,610 हो गई है।
बुधवार को 275 कोरोना पॉजिटिव मिले। बुधवार को जौनपुर में 24 नए मामले सामने आए। कानपुर में भी 24 घंटे में 50 नए मरीज सामने आए हैं। कानपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकार के दावों को फेल कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। रुको यार। जी हाँ, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। सारे दावे फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 हो गया है। करीब 1/3 केस यहां पर आ चुके हैं और उसके बाद बारी है दिल्ली की। और इसी साथ में लगातार इनके मरीज की संख्या बढ़ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। जरा हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व सीएमओ है। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। जनार्दन मिश्रा हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और 3 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राम नरेश रावत जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका राम नरेश जी। और साथ ही साथ में अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री रहे और अखिलेश के बड़े करीबी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंवर हरवंश राय जी, पूर्व सांसद, अपना दल भी जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हरवंश राय जी। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला का रुख करेंगे। डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब, क्या दावे फेल हो गए हैं? क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं केसेस, लगातार 10,000 की संख्या रोज आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और ये बीमारी जो है कंटेजियस है, छूत से फैलती है। छूत मतलब छूने से नहीं, मैं कहना चाहूँगा खांसी से या जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं नाक से निकलते हैं, उससे फैलती है। डॉक्टर साहब, उस पर हम लोगों ने बहुत बात कर लिया। मैं बताऊँगा आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ इसलिए रहे हैं कि जो हमने लॉकडाउन किया उससे हमारे केसेस कम थे। उसके बाद हमने ये असेस नहीं किया कि 20-25-50 लाख मजदूर कहाँ रहेगा। बाद में हमने खोल दिया। वो एक ऐसी खबरें आई कि जैसे एक ट्रक में 200-300 आदमी अपने अपने नेटिव राज्य गए, उसमें इनके इन्फेक्शन बढ़े। जहाँ जहाँ ये पहुँचे, तो एक ऐसी व्यवस्था अभी भी करनी चाहिए कि मास मूवमेंट इनका कम हो। और जो खोलने की बात हो रही है, अगर सब खोल देंगे स्थिति और ख़राब हो सकती है। जैसे अभी इन्होंने क्या माल खोलेंगे, 4 आदमी जाएंगे, मैं समझता हूँ ऐसा संभव नहीं होगा। आदमी का जीवन बचेगा तो पैसा भी कमाएगा, माल वगैरह भी चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर अभी आपने ये अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, हमको चलाना है, माल भी खोलना है, ये करना है, ऐसा हमको, मैं समझता हूँ, मेरा विचार है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ जी हम इसको कर सकते हैं। जैसे पहले टोटल बंद कर दिया था, कुछ दुकानें खोल दीजिए, दिन में 2-2 घंटे खोलिए, लोगों को परेशानी नहीं हो। स्कूलों को तो अभी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, 1-2 महीने। स्कूल तो खोलने के लिए मना कर दिया कि इस अगस्त से पहले स्कूल नहीं खोलेंगे। हम आएंगे, हमारे साथ में और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। राम नरेश रावत जी का रुख करेंगे, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम नरेश जी, बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। हर दिन 10,000 लोग सामने आ रहे हैं, संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। और उसके अलावा जो मौतों का आंकड़ा था 200 तक था, वो बढ़कर के 300 से ज्यादा हो गया है। 357 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। भाई साहब, ऐसा है कि जहां दिल्ली केंद्र की राजधानी है, वहीं मुंबई आर्थिक राजधानी हमारे देश की है। निश्चित रूप से विश्व के संपर्क में दिल्ली और मुंबई दोनों हैं, विश्व के संपर्क में हैं। लेकिन दोनों जगह के मुख्यमंत्री जो हैं, वो इतना अपने पद के अनुरूप उन्होंने आचरण नहीं किया। वे हमेशा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देते रहते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा केवल अस्पतालों में दिल्ली के लोगों की इलाज होगा। वो तो केंद्र की राजधानी है। वो तो जब तक उप राज्यपाल महोदय ने नहीं कहा कि भाई सबकी इलाज होगी, ये तो बड़ी गलत बात है। इसी कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार
ये दो बड़े राज्य हैं जहां मानव संसाधन बहुत अधिक है। ज्यादातर मुंबई और दिल्ली को बनाने में उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे लोगों को आप नकार नहीं सकते। अब वो सब लोग अपने घर में आ गए किसी न किसी कारण से। जी। उनके इलाज की, उनके रहने की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इलाज की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी और दोनों ने पल्ला झाड़ने का काम किया। हमेशा से शिवसेना के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को गाली देते रहे हैं, कभी भी इनको सम्मान की दृष्टि नहीं देखा। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का श्रमिक न हो तो मुंबई आज वो मुंबई का रूप नहीं होता जो आज है। दिल्ली का स्वरूप आज वो रूप नहीं होता। तो इनके स्वास्थ्य की, इनके रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी भी तो उनकी है। अगर हम आपको बना रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप एकदम से कह दिया केवल हम दिल्ली के लोगों को दवाई करेंगे, जी तो गलत। ठीक है राम नरेश जी, आएंगे आपके पास दोबारा से। ठीक है राम नरेश जी, आएंगे आपके पास दोबारा से। हम रुक करेंगे अभिषेक मिश्रा जी का। अभिषेक जी, 10,000 प्रतिदिन आंकड़े निकल रहे हैं, मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, क्या लग रहा है दावे सब धराशायी हो गए हैं? आवाज नहीं आ रही। अभिषेक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं हरबंस सिंह बोल रहा हूँ। हरबंस सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, आवाज आ रही है चलिए, अभिषेक जी की आवाज नहीं आ रही है, हम हरबंस सिंह जी का रुख करेंगे। हरबंस सिंह जी, आप तो सांसद रहे हैं लंबे समय तक, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है, क्या कहेंगे? दावे सारे फेल हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि 1 जनवरी को कोरोना ट्रेस हो गया था चाइना में, और एयरपोर्ट हमारे जनवरी फरवरी तक खुला रहा, किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हुई। दूसरा शहर है दिल्ली। दिल्ली में मरकज की मीटिंग होती रही, कई हजार लोग बाहर से आए और सरकार वहां रोक नहीं पाई। सरकार को पता नहीं कितनी बड़ी मीटिंग कैसे हो रही है। दोनों एयरपोर्ट की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। और आप जानते हैं, अभी राम नरेश जी कहे थे, मैं सुन रहा था कि मुंबई और दिल्ली में उत्तर भारतीय नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर मुंबई और दिल्ली नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? हमारे पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्या क्या, कितनी इंडस्ट्री लगाया, जो इंडस्ट्रियां लगी वो बंद हो गई। और उत्तर प्रदेश के लोग तो बड़े खुश होते रहे कि हम प्रधानमंत्री देते रहे हैं, प्रधानमंत्री से हम खुश रहे, हम प्रधानमंत्री वाले हैं। कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितनी फैक्ट्रियां जो पुरानी थी वो बंद है, वो चालू नहीं हो रही है। नहीं तो क्यों आदमी बम्बई आएगा? 15x10 के रूम में जब 6 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमी रहता है और एक ही टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट है, उसी में कोरोना वाला जा रहा है, उसी में अच्छा आदमी जा रहा है, तो उसको भी कोरोना होना ही है। तो बहुत ही ट्रबल की बात है। ये हुआ है कि आधे लोग यहाँ से निकल गए जी, मुंबई से, आधे लोग दिल्ली से निकल गए, तो थोड़ी सी राहत हुई है, नहीं तो और यहाँ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश किया 5 साल कि स्लम इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। जैसे बम्बई में एक स्कीम चल रही है 1988 से, यहाँ 16 लाख झोपड़े हैं, 3 लाख झोपड़े का रीडेवलपमेंट हो पाया, या सारे है इस्लाम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, उसके थ्रू 3 लाख लोगों को मकान दिया गया। अब वो करीब 400 साढ़े 400 फुट का मकान फ्री में मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत मैंने कोशिश किया तो नहीं हो पाया। मंत्री लोग बोले हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मीटिंग नहीं लगाए, आगे नहीं बढ़ा। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, इस्लाम वालों को फ्लैट बना कर दिया जाए तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इस सारे में फ्री में फ्लैट मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब 2,67,000 रुपया एक मकान को आज दे रही गरीबों को, इस स्कीम में एक पैसा नहीं देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीनों पर झोपड़पट्टियां हो गई हैं, उसके लिए एनओसी नहीं दे रहे हैं, जो वहाँ डेवलपमेंट हो जाए, फ्लैट बन जाए। इस स्कीम में आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, वहाँ थोड़ा हेल्प करो। तो इस पर बहुत मैं प्रधानमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस पर वो खुद ध्यान दे। अगर विकास मंत्री के भरोसे तो नहीं होगा मेरे ख्याल, खुद वो ध्यान दे, खुद मुख्यमंत्रियों को बुलावें। ठीक है, बम्बई नहीं, दिल्ली नहीं, बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे, बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। अभिषेक जी का रुख करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी,
अगर आपको आवाज मिल रही हो तो कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है वो बड़ी भयानक है और बड़ी भयानक तस्वीर सामने आने वाली है। बिल्कुल प्रदीप जी, ऑलरेडी बहुत भयानक स्थिति है आपके सामने। आप अगर पर डे का एडिशन देखें, हम ऑलरेडी दुनिया में चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कल दोपहर तक, कल शाम तक हम 100% दुनिया में चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे, यूके को ओवरटेक कर लेंगे जिस तरीके। और आज ये टेस्ट, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा प्रदीप जी आपके माध्यम से कि ये सिचुएशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आज हम ईमानदारी से टेस्ट करें तो टेस्टिंग की में इतनी भारी संख्या में जंप आएगा हमारे डेटा में। आपने देखा होगा, अगर आप डेटा प्लॉट करेंगे इस लाइन पे, कि जितने हमने टेस्ट किए उसी सेम रेशियो में एग्जैक्ट परफेक्ट कोरिलेटेड लाइन आपको मिलेगी अगर आप रिग्रेशन का प्लॉट कर देंगे, कि वो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में टेस्ट बढ़े हैं उसी रेशियो में हमारे केसेस बढ़े आज की। और आप जहां तक केसेस, नंबर ऑफ केसेस पर कंफर्म्ड केस की बात है, तो हमने शुरुआत की थी, हम 68 केस टेस्ट करते थे तब हमको एक कंफर्म केस मिलता था। वो आज घटते 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 हमारे यहाँ लगभग 14 पे पहुंच गया है। 14 टेस्टों पे हमें एक कंफर्म केस मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। या तो ये दो ही तरीके से है, इसका कारण है। पहला कारण है कि बहुत बड़ा जंप है इन्फेक्शन में, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक दोनों केसेस में बहुत बड़ा क्वांटम जंप है। इस वजह से ये जो 68 पे केस था वो आज 13-14 पे आ गया, 13 पॉइंट कुछ आ गया है। और दूसरा इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने केसेस की संख्या कम कर दी। मैं उदाहरण दूं आपको उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जहां अप्रैल में भी 10,000 केस हो रहे थे, आज कुछ दिन ऐसे बीतते हैं हमारे जब 6-7 हजार केस ही टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली जो कि लगभग 10,000 टेस्ट कर रहा था, आज से पिछले हफ्ते तक भी उसने अपना टेस्ट गिरा करके 3,500-4 हजार पे, 5 हजार पे टेस्ट ले आया है। यही हालत तेलंगाना में है, ऐसे हो रही है ठीक से। तो ये प्रदेश आफ्टर प्रदेश का जो डेटा है, बिहार का डेटा बहुत खराब है टेस्टिंग के मामले में। हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको सच्चाई नहीं आ रही है। और कहीं न कहीं सरकार की मंशा में, सरकार की नीयत में, सरकार की काबिलियत में, सरकार के रिसोर्स एलोकेशन में, सरकार के प्रायोरिटाइजेशन में दिक्कत है, उसमें कमी है। इस वजह से हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको इनको ठीक करना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, आएंगे आपके पास में दोबारा से। हमारे साथ में आरएलडी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जुड़े हुए। अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? दावे फेल और कोरोना की रफ्तार तेज। प्रदीप भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दावे इसलिए फेल है कि अगर आप देखेंगे हमारे नैयर साहब जिससे अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो मशीन मंगा रही है, मार्च से बाकायदा वो अपनी मशीन देने के लिए परेशान थे कि वो उत्तर प्रदेश सरकार या और भी जगह के लोग हमारी मशीन को लें और आगे टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन अगर आप देखेंगे गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको क्या हुआ, इसको टाल दिया गया, टालते रहे। लेकिन अब जाकर के कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों का प्रमोशन ड्यू था, इस वजह से उन्होंने उसके आदेश नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे भाई? देश की जनता सबसे बड़ी कि आपके कुछ चीजों के प्रमोशन सबसे बड़े हैं। जब हम टेस्ट करेंगे ही नहीं तो हमारे आंकड़े बढ़ेंगे कहां से? अब जाकर के जब वो मशीन ली गई, लगभग 5 लाख के आसपास की वो मशीन है, कहा जाता है कि एक बार जब हम टेस्ट करेंगे तो 16 टेस्ट एक साथ होंगे जाकर के। तो मतलब हमारी जो संख्या 16 टेस्ट एक साथ, 16 लोग बढ़ गए, तो हमारे कई गुना टेस्ट ज्यादा हो चुके होते हैं आज की डेट में। अगर हमारे डॉक्टर्स भाई जिनको हम भगवान कहते हैं वो इक्विपमेंट मांगते रहे, लेकिन हुआ क्या, हम इक्विपमेंट उनको दे नहीं पाए। अगर आप बड़े डीपली देखेंगे प्रदीप जी, तो आप देखिएगा प्रदीप जी कि गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया था तो उस लॉकडाउन में क्या कहा गया था, ये जो लॉकडाउन है टेम्परेरी बेस पे किया जा रहा है कि हम तैयारी कर सके कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन लड़ तो पाए नहीं हम लड़ने के लिए अब हम रोज नए बहाने ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारे पास अपनी क्षमताएं नहीं है। इस वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जब लॉकडाउन किया गया था तब ये कहा था कि हम सारे इक्विपमेंट्स तब तक जुटा लेंगे और हम देश को प्रगति पे और प्रदेश को प्रगति के मार्ग पे अग्रसर करेंगे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर आप बाजारों में देखेंगे, बाजारों को पूरी तरीके से डील छोड़ दी गई है। उसके साथ बाजारों के साथ साथ एक चीज और देखिए। ठीक है, आपके पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए जनार्दन मिश्रा जी का रुख करेंगे। जनार्दन मिश्रा, आपको क्या लगता है कि पूरी सारी राजनीतिक पार्टियों की बात सुनने के बाद क्या लगता है चूक कहां से हो रही है? प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात तो ये आरोप और प्रत्यारोप जो राजनीतिक है उसमें ज़्यादा फंसने की इस समय ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी की ये सिचुएशन है और जो नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना है उसका 3 मेजर कारण है। एक तो बड़ी पॉपुलेशन जो माइग्रेट हुई है,
जो मुंबई से, दिल्ली से और बाकी प्रदेशों से जो आए हैं बड़ी संख्या में लोग, उनका टेस्टिंग जो आने पर होता है और जो जा रहे हैं उनको भी उस तरह से वो नहीं हो पाया प्रॉपर, इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा जो है, अभी देखिए जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद जो हमारा मतलब आम जनता का एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। अब वो इस चीज को इतनी सीरियसली लेना नहीं चाहते हैं। अब आप देखिए दुकान के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोग बात कर रहे थे, जो मास्क की बात करते थे, वो उस शिद्दत से फॉलो नहीं की जा रही है। तो और भी आप देखिए उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस खोलने की बात कर दी, अब उन्होंने मॉल्स खोलने की बात कर दी। अब इस तरह की अगर गैदरिंग जहां पर बड़े लेवल पे होती है और अगर इस लेवल पे ये वहां पर जहां फैल सकता है ये मामला, तो अगर वहां खोला जाएगा तो ये बढ़ेगा। तो तीसरा है ये कि नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो बढ़े हैं, जो नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हुआ है तो वो अब आपके सामने मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो ये एक मेजर कारण है एक्सपेंशन में। प्रदीप जी यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो लिस्ट हम लोग टैली करते हैं जहाँ पे भारत जो है 5वां 6ठा नंबर हम लोग बात करते हैं, इस लिस्ट को मुझे नहीं लगता कि ये मतलब एक इंसाफ होगा हम लोग के साथ में। न्यूजीलैंड एक कंट्री है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री कर दिया है, उसकी पॉपुलेशन मात्र 50 लाख है। बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ लोग हैं। देखिए दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा हमको जनार्दन जी कि चाहे न्यूजीलैंड छोटा देश है, जनसंख्या कम है, लेकिन वुहान की बात करिए, चीन की बात करिए, वुहान से आगे बढ़ने नहीं दिया चीन ने। प्रदीप जी यही चीज मैं इसको मेरा जो इसमें दिशा देने का वो था, ये सिर्फ ये था कि जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारा एक सामर्थ्य है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे देश ने अभी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक, और उसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो आम जनता को ही। नहीं, आप ही ने कहा, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, आप ही ने कहा कि भाई जब 4000 संख्या निकलती थी तो लोगों में बड़ा भय था। 10,000 लोगों के 10,000 संक्रमित होने के बाद आज कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आएंगे डॉक्टर ए के शुक्ला साहब करू करेंगे ये सवाल, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ए के शुक्ला साहब, क्या लगता है 10,000 प्रतिदिन संक्रमित लोग निकल रहे हैं और लोगों के मन से भय खत्म हो गया है, चूक कहां पर हो रही है? देखिए जो बढ़ रहे हैं उसके सपोर्ट में ये बात भी कही जा रही कि हमारी जांच कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मरीज तो है, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। अगर है तो संक्रमण फैलाएंगे। ये भी है कि 80-85% स्वयं ठीक हो जाते हैं लेकिन इन्फेक्टिव होते हैं, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। और जो खुली छूट मिल गई है, आज अभी देखिए जाम लगने लगे हैं चौराहों पर, तो इसको थोड़ा सा हमको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। पैंडेमिक है, 1918 की पैंडेमिक में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। हर 100 साल बाद एक सर्कल चलता है। तो अगर अब तो हम काफ़ी डेवलप हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, काफ़ी विज्ञान में प्रगति कर ली है, तो सिर्फ ये कह के कि हमारी आर्थिक क्षति हो रही है, हम इतने कमजोर थे कि 2 महीने में हम बीमारी नहीं कंट्रोल कर सके। ये बात है कि क्या इतने साल से हम राज्य चला रहे हैं। हम जो जान है जहान की बात कर रहे थे, अब हमने जान को छोड़ करके जहान बचाने लगे। 2 महीने में हम कमजोर हो गए। क्या हमारे इतनी भी बचत नहीं थी? 2 महीने आपको क्या लगता है कि जून और जुलाई में भी लॉकडाउन होना चाहिए था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? जैसे इन्होंने खोल दिया है, बिल्कुल ये भीड़ वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे अभी सिनेमा हॉल नहीं खोले, ठीक है, लेकिन मॉल्स वगैरह जो खोल रहे हैं, बड़े होटल्स खोल रहे हैं, तो ये हमारी इस बीमारी को फैलाएगा, गांव में फैलाएगा। क्योंकि गांव के लोग जा रहे हैं, उसका प्रचार इतना हो गया, डर इतना बैठ गया है कि अपने घरों में लोग नहीं लोगों को आने दे रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से आए हैं, वो कोई पेड़ों में रह रहा है, कोई बाग में रह रहा है, खेत में रह रहा है, तो एक अजीब सा अनिश्चितता का माहौल, भय का माहौल पूरे प्रदेश में, देश में बन गया है। तो हमें इसको भी दूर करना होगा। लोगों को भी बताना पड़ेगा कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 80-85% लोग तो पूरी तरीके से बाहर निकल आए। लोगों को लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया, हम लोग ने जंग जीत ली। अब साहब मैं नाम नहीं लूंगा, एक तो सेवारत अधिकारी ने खुद कहा कि आदेश हो गया लॉकडाउन, अब मैं निकलूंगा। तो मैंने कहा क्या आदेश के बाद कोरोना वापस चला जाएगा चाइना? वीजा कैंसिल करा करके? ऐसा तो नहीं है। पढ़े लिखे लोग, अगर भाई वायरस जो इन्फेक्शन है वो तो है सोसाइटी में, और संक्रमण जो कम्युनिटी संक्रमण की बात है उसमें भी अलग अलग दावे हैं। कुछ लोगों का कहना है हो गया है, कुछ लोग आंकड़ेबाजी कर रहे हैं कि 50% नहीं हुआ, 60% नहीं हुआ। आंकड़ों पे हम विश्वास नहीं करते, जो टीवी पे आए सही है गलत है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन संक्रमण है।
वक्त एक ब्रेक का हो चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे कि आखिर चूक कहां पर हुई है, कहां पर हम चूक गए हैं जो इस तरह से आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या 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 हमें और स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि हम इस पे कंट्रोल कर सके। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अभी इससे भी भयानक तस्वीर आनी सामने बाकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार अभी जो खबरें आ रही है कि बहुत सारे केस तो सामने ही नहीं आ रहे, लोगों को एडमिट ही नहीं किया जा रहा और वो उनको घर वापस भेजा जा रहा। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।
कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि दावे फेल हो गए हैं और कोरोना रफ्तार ने मेल पकड़ ली है। चूक कहां हुई? दरअसल सबसे बड़ी बात यह कि ये चूक हुई कहां, इसी पर हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम नरेश रावत जी का रुख करेंगे। राम नरेश रावत जी, आपको क्या लगता है कि चूक कहां पर हो गई? क्यों बढ़ गए इतने केसेस? जब दोनों देश की सबसे बड़ी राजधानी है, मैंने पहले भी कहा, अभी सांसद जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए, उद्योग क्यों नहीं लगाया। एक बड़ी बात इन्होंने चैलेंज किया। हमने केवल प्रधानमंत्री ही नहीं दिए बल्कि भगवान भी दिए, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे बिल्कुल अयोध्या, और चाहे बिल्कुल हो। भगवान गौतम बुद्ध भी यही पैदा हुए जो जिन्होंने ममता समता का राम हुए, शिव भी यही पैदा हुए, कृष्ण भी यही पैदा हुए। केवल यही नहीं किया, तो वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात में जरूर पैदा हुए, लेकिन सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, बनारस के। जी तो ये सवाल नहीं है। सवाल जो आपका है कि यहाँ पर चूक कहाँ हुई। अगर कहीं पहले से सतर्क होते, ये कितनी छोटी सी बात उन्होंने अभी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, केवल हम दिल्ली वालों का ही इलाज करेंगे। ये बहुत छोटी बात उन्होंने कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने अपने ऐंठ में, ये अनुभवहीनता के कारण सारा का सारा खेल बिगड़ गया। अगर केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके ये लोग चल रहे होते, केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं करना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अब हम सबको यहाँ रोजगार दे देंगे, तो निश्चित रूप से हमसे बड़ा मानव संसाधन किसी के पास है। 23 करोड़ आबादी है, 133 करोड़ आबादी में अकेले 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने मानव संसाधन पर विश्वास है। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि सारी चीजें तो केंद्र सरकार के हाथ में है? अगर वहीं से कंट्रोल किया जाता तो राज्यों की हिम्मत क्या पड़ती कि वो अपने मनमानी कर पाते? देखिए भाई साहब, केंद्र सरकार ने तो इस पर मोदी पहले ही सतर्क होकर के बात कही, लेकिन अगर प्रदेश की सरकारें सहयोग उसमें नहीं करेंगी, उसमें अपनी तकनीक लगाएंगी, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? निश्चित रूप से हमारे केंद्र सूची के विषय अलग हैं, राज्य सूची के विषय अलग हैं, समवर्ती सूची के विषय अलग हैं, लेकिन केंद्र सरकारों का सहयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो पूरा सहयोग किया, बिहार के लोगों ने सहयोग किया, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना सहयोग किया, जिस दिन रोड पर आ रहे थे, आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर मुंबई में इतने लोग अपने घर आना चाहते थे। अगर महाराष्ट्र सरकार समय पर सोच देती,
उत्तर प्रदेश कहती बसें हमको दे दीजिए। सवाल सुन लीजिए राम नरेश रावत जी, सवाल ये है कि क्या अभी धार्मिक स्थल खोलने की कोई जरूरत थी? क्या मस्जिद खोलने की जरूरत थी? तबलीगी जमात ने पूरे देश में 1/3 ये कोरोना फैलाया, आप ही लोगों का कहना है। क्या मस्जिद खोलने की जरूरत थी? हिंदुस्तान का व्यक्ति बहुत सी चीजों पर धर्म आधारित कार्य करता है, और आप देखते होंगे पुराने जमाने में जब भारत का संविधान नहीं था तो उनको सारे के सारे जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषय थे, मानव को सन्मार्ग पर लगाने के लिए धर्म एक बड़ा आधार था। तो इस नाते उस धर्म के आधार पर, लेकिन उसमें नियम है, सोशल डिस्टेंस का पावर नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने पूजन तो किया, लेकिन एक निश्चित दूरी बना करके राम नरेश रावत जी, अब तो 64% लोग पढ़े लिखे हैं। अब तो 64% लोग पढ़े लिखे हैं। अब धर्म की जरूरत नहीं, अब लोग समझ जाते हैं कि मंदिर में इस समय जाने का मतलब, मस्जिद में जाने का मतलब है ये जो कोरोना महामारी नहीं, उचित दूरी बना करके कहा गया। अब नियम बना दिए गए, कानून बना दिया गया कि इतनी दूरी बना करके आपको चलना है, और 5 लोग से ज्यादा एक साथ मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। आपको पता है कि नियम का पालन कोई कर रहा है? मुफ्ती साहब ने फतवा जारी कर दिया है, हम सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अल्कोहल मिलाया गया है। अब वो जब बिना सैनिटाइजेशन के वहां मस्जिद में जाएंगे तो कोरोना तो अपना पैर फैलाएगा ना। नहीं पालन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो मास्क लगाकर नहीं जाएगा 1,00,000 रुपया 1,000 रुपया जुर्माना होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पावर नहीं करेगा उस पर जुर्माना होगा। ये सारी नियम कायदे के तहत, और मुझे भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ेगा जी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सबके शरण में जाकर के मुझे शांति जरूर जाइए, बिल्कुल जाना ही चाहिए। इस बात की लेकिन एक तरफ आप गुटखा खोल देते हैं, गुटखे के पर प्रतिबंध हटा देते हैं, और दूसरी तरफ दवाओं से आपको प्राप्त होता। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे राम नरेश रावत जी, एक तरफ आप लोग एक गुटखे पर प्रतिबंध हटा देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं थूकने पर जुर्माना लगेगा। अरे भाई, जब गुटखा ही नहीं रहेगा तो लोग थूकेंगे कैसे? तो प्रतिबंध तो वहां लगाना चाहिए था ना। जैसे शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले गए, वैसे अभी इन संस्थानों को भी नहीं खोलना चाहिए था। धार्मिक स्थल नहीं खोले गए, माल भी खोल दिए गए और सारी चीजें खोल दी गई, ताकि दुनिया जो है अपने मुख्य मार्ग पर समाज की मुख्य धारा में आकर के खड़ी हो जाए। ये केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकारों ने भी किया। ये मानव की आवश्यकता, कितने दिन तक मनुष्य को कैद कर सकते? कोई मनुष्य जानवर तो है नहीं कैद में रहे, लेकिन जान है तो जहान है। हम अपने जीवन की सुरक्षा करते हुए ठीक है, हम अपने सारी ठीक है राम नरेश जी, आप बने रहिए हमारे आपके पास में आएंगे। ऐसा ठीक है राम नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम ठीक है राम नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा से आपके पास में आएंगे। अभिषेक जी का रुख करते हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है कि आपको चूक यही कहीं हो गई? क्योंकि अभी ज्यादातर जो स्थल है उनको नहीं खोलना चाहिए था। क्या आप सहमत हैं इस बात से? प्रदीप जी, अभी जो बात मैं उस पर 2-4 चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए भी और माननीय विधायक जी के लिए भी, कि भारत सरकार ने, ये तो कमाल की बात हो गई कि लॉकडाउन लगाएगी भारत सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, 4 घंटे में देश बंद कर देंगे, उनको शौक आता है। कानून बनाएगी कब, कौन सा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन बंद होगा। और जब पहले 4 लॉकडाउन 5 लॉकडाउन तक ये चला, उसके बाद जब प्रदेशों की बात आई, खोलने की बात आई, तो लगा प्रदेश अपना अपना देख ले, उस पर आत्मनिर्भरता के सवाल आ गए। भारत सरकार ने जब भी जो आदेश लागू किया है, जो जारी हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये आदेश जारी किए हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया इतना मेंटेन करना ही करना है। प्रदेश सरकारों के हाथ में मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। जो सिर्फ उसके ऊपर जो चेंजेस हैं वो भारत सरकार ने लोगों के हाथ में छोड़े हैं। तो जो निर्णय लिए गए हैं, चाहे माइग्रेंट्स नहीं जा सकते, या पहले उन्होंने कहा बस नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, फिर उन्होंने कहा ट्रेन नहीं देंगे, फिर उन्होंने कहा
फिर ट्रेनें गलत पहुंच गई, जिनको बलिया पहुंचना था वो उड़ीसा पहुंच गई। ये सारे के सारे भारत सरकार की जिम्मेदारी। नागरिक होना, नागरिकता जो सिटीजनशिप एक्ट है हिंदुस्तान का, वो भारत सरकार का मुद्दा है, उसका प्रदेश सरकार उसको लेना देना। लेकिन अब भारत सरकार ने बहुत इजीली हाथ झाड़ लिए, कहा कि हमारी गलती नहीं। और कमाल की बात एक माननीय विधायक जी ने कही, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उदाहरण दिया कि पहली बार है तो वो नौसिखिया हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, और एक दूसरे प्रदेश में जो हमारे प्रदेश में पहली बार है वो नौसिखिया नहीं। तो मुझे लगता है हमें सेम टू सेम को कंपेयर करना चाहिए। गलतियां अगर आप महाराष्ट्र पे मुद्दा मत ले जाइए, मुद्दा हम उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी टेस्टिंग हो रही है। आप ट्रूनेट मशीन की बात कर रहे थे, 4 अप्रैल को ट्रूनेट मशीन को आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि उसके 70 दिन बाद, यानी कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ देश में, उसके 10 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिल चुका था। आज 70 दिन का, जब 75 दिन का वक्त बीत गया, तब उसको ऐसी कौन सी बात जरूरत पड़ी कि आपको हवाई जहाज से मंगाने की जरूरत? यही काम आप 20 दिन पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, 1 महीने पहले क्यों नहीं कर पा रहे? और ट्रूनेट के अलावा भी आरटी-पीसीआर टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, हिंदुस्तान में है। क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नहीं खरीद पा रही? आप मुझे बता दें माननीय विधायक जी, क्या लगता है इतना बजट दिया कि कुछ राज्यों की भी गलती है इसमें? क्योंकि गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तमाम केसेस यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र और दिल्ली में 2 जगह ही मृत्यु दर क्यों ज्यादा है, 2 जगह सबसे ज्यादा कोरोना से पॉजिटिव क्यों लोग पाए जा रहे हैं, और दोनों के जो मंत्री हैं वह समाज के साथ जुड़कर नहीं चलना चाहते। जो मन में आता वो भाषण कर देते, जो मन में आता वो कार्रवाई कर देते हैं। केंद्र सरकार से तालमेल बना करके ही चलना होगा। ये वैश्विक महामारी है, ये केवल उनके प्रदेश का सवाल नहीं है। एक समाज का आदमी जो है वो हमारे, अरे भाई राम नरेश जी, लोगों ने बात मानी, उनकी भिन्न है भाषा, भिन्न है। प्रधानमंत्री ने जो भी बात कही पूरे देश में उसकी बात मानी। आऊंगा आपके पास में, जरा हरबंस जी का रुख कर लेता हूँ। इस पर मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि दिल्ली के लोगों का ही हम इलाज करेंगे? ये कौन सी बात हुई? दिल्ली में तो ठीक है, आपने उसको पलट दिया, ये बात ठीक है, वो अनडेमोक्रेटिक था, असंवैधानिक था, उसको लेफ्टिनेंट जनरल ने उसको पलट दिया उस आदेश को। ये बात ठीक है कि उस पर बेड पर खाली दिल्ली के लोगों का अधिकार नहीं हो सकता। आएंगे आपके पास दोबारा से, हरबंस सिंह जी का रुख करेंगे। हरबंस सिंह जी, क्या लगता है कि समस्या क्या हुई? क्या राज्यों ने मनमानी किया? उस मनमानी का कारण है ये कोरोना की रफ्तार बढ़ने का? आवाज नहीं आ रही हरबंस जी। हरबंस जी, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो मैं आपको यह समझना चाहता हूं, कुछ राज्य सरकारों ने मनमानी की जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कोरोना शुरू हुआ है वो मुंबई और दिल्ली से शुरू हुआ है। वहां जमात की मीटिंग चलती रही, सरकार को मालूम ही नहीं कि जमात की मीटिंग चल रही है। पूरे विदेश से हजारों लोग आए, वहां गलती हो गई, वो लोग फिर छोड़ दिए गए। कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, कोई कर्नाटका गया, कोई तमिलनाडु गया, वो लोग कोरोना लेके गए। फिर बंबई से कुछ लोग निकले एयरपोर्ट से, वो छोड़ दिए गए। तो कहीं न कहीं दोनों सरकारों से गलती हुई है। केंद्र सरकार ने भी पहले ध्यान नहीं दिया। पहले से अगर ये चेक हो जाता तो ये इतनी परेशानी नहीं बढ़ती। दूसरी बात है कि जब तक शहर में जो झोपड़पट्टियां हैं इनके विकास पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। अभी राम नरेश जी बोल रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग, 15 बाई 10 के रूम में एक गरीब आदमी अपना परिवार पालता है और 8 परिवार रहते हैं उसमें, क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेगा? 1.5 फुट जगह मिलती है एक आदमी को रहने के लिए, उस पर क्यों नहीं सरकार जाती? फिर इंडस्ट्री की बात वो कर रहे थे। इंडस्ट्री कोई जादू नहीं है, इंडस्ट्री जादू नहीं कि एक दिन में लग जाएगी इंडस्ट्री। योगी जी प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन इतना खराब हो गया है कि उनको सुधारने में टाइम लगेगा। तो प्रधानमंत्री की बात आपने कहा, हमने प्रधानमंत्री कहा था, आप चले गए भगवान राम भगवान कृष्ण तक। भगवान राम भगवान कृष्ण का कर्तव्य कितना बड़ा था, वो कर्तव्य हम कर पा रहे हैं क्या? थोड़ा भी कर पा रहे हैं क्या? कितना कष्ट उन्होंने उठाया, वो सोचना पड़ेगा। खाली भाषण काम नहीं चलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि मूल बात यह है कि हर शहर की झोपड़पट्टियां खत्म की जाए।
अब कोई स्कीम ऐसी आवे जो बहुत कम पैसे में सबको मकान मिल जाए। प्रधानमंत्री चाहते भी हैं तो 2022 तक सबको मकान मिल जाए। आज समझिए 1988 से स्लम रीडेवलपमेंट का यहाँ काम चल रहा है। आज 32 साल हो गए, 32 साल में खाली 3 लाख मकान बने, अभी 13 लाख मकान मुंबई में बनने, तो वो कैसे बनेंगे? जब तक नहीं बनेगा तब तक तो काम नहीं आगे बढ़ता है। इस पर जरा नेशनल लेवल पे सोचना चाहिए अपने को, रोड पट्टियां कैसे खत्म होगी, गरीब आदमी को अच्छा मकान कैसे मिलेगा। और जहां देखिए कोरोना बंबई में कितना है, 20 पूरे हिंदुस्तान का 20% तो खाली बंबई में है, एक शहर में। दिल्ली में है कुछ परसेंट, तो यहीं से फैला है, यहीं से गांव में गया है। और गांव की हालत जब बिगड़ेगी तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे कि गांव में कुछ है ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। तो ये सब विचार करके हरबंस सिंह जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि राज्यों की भी कहीं ना कहीं गलती हुई है इसमें? देखिए ऐसा है कि अभी रावत जी बोल रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर भारतीयों का विरोध करते हैं। उत्तर भारतीयों ने तो उनके सारे एमपी जिता दिए। जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय से सारे शिवसेना के एमपी जीत गए हैं, सारे एमएलए जीत गए हैं। अब वो पुरानी शिवसेना नहीं रह गई है। ये मुख्यमंत्री सबको लेकर चल रहे हैं। वो बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस वाले लोग उनके पास बैठे हैं, उनके पास शरद पवार जी एडवाइस करने के लिए बैठे हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं। उनके पास और लोग हैं, सब एडवाइस अच्छी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अभी वो शिवसेना नहीं रही, वो शिवसेना नहीं रही जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हरबंस जी, ठीक है, मैं दोनों हाथ जोड़कर आएंगे आपके पास, आएंगे। जरा अभिषेक जी का रुख करेंगे भाई। राम नारायण जी, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, आपको लगता है अभिषेक मिश्रा जी, आपको लगता है गलती किसकी हुई? क्या राज्यों ने बात नहीं मानी या केंद्र सरकार ने कुछ ज्यादा छूट दे दी? सवाल बात मानने का प्रदीप जी या न मानने का नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें किसी की मंशा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल नियत पे सवाल नहीं उठाता, चाहे जो भी नेतृत्व हो, चाहे कल समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आज जो मुख्यमंत्री हैं। मैं मानता हूं कि नेतृत्व चाहता है कि समाज में जो उनकी सुरक्षा हो सके, लोगों को काम मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, लेकिन जो तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है इनका। इन्हें काम करने में, आज मैं आपको कहूं बहुत प्रॉपरली, इन्हें एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम करना चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों मेरे भाजपा के साथी इसको नहीं मानने को तैयार होते। और मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उनको एक देश के नागरिक के साथ जो कोरोना वायरस में आज मेरी जो सरकार है उसके साथ हैं, हम ये कहना चाहते हैं। और उसमें मैं ये भी कहूंगा आपसे, आप समाजवादी पार्टी की कोई मदद चाहते हो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं समाजवादी जी, लेकिन टेस्टिंग करा दीजिए। गलती जो है दीजिए, वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि टेस्ट नहीं कर रहे, जो ये क्वारंटाइन नहीं कर रहे, 12-12, 13-13, 14-14 दिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जिसमें लोग मर जा रहे हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट आ रहे हैं कि इनको को कोविड हुआ। आप उसका मुकाबला देखिए बाकी कहीं से 1 करोड़ टेस्ट 10 दिनों में करती है। मैं वहां का एग्जाम्पल आपको दूं, 9 दिन के अंदर उन्होंने लगभग 1 करोड़ टेस्टिंग किया कि सेकेंड राउंड। हम क्यों टेस्टिंग नहीं बढ़ा पा रहे, हम क्यों रिसोर्स नहीं दे पा रहे, हम क्यों प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे? गलती ये कर रही है सरकार। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, आप जुड़े रहिए, आपके पास दोबारा से आएंगे। जी आ रही है, बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख करेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी का रुख। अभिषेक वाजपेयी जी, आप कुछ पहले कहना चाह रहे हैं, पहले कुछ कह लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। जी राम नारायण जी, बड़ी देर से जब मैं उनके वक्तव्य को सुन रहा था तो बड़ी देर से भगवान की बात कह रहे थे जी। शायद वो इस चीज को भूल गए हैं कि कोई भी भगवान चाहे रहा हो या कोई भी भगवान का अवतार रहा हो, उसने लोगों की भलाई के लिए काम किया, अपने भक्तों की भलाई के लिए काम किया। और सरकार का भी काम होता है कि वो अपनी जनता की भलाई के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है। सरकार को चाहिए था कि वो निर्णय लेती। अगर आप देखिए तो इसको थोड़ा बहुत रोका जा सकता था। कैसे सरकार, गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, आप उनकी टाइमिंग चेंज कर सकते थे। आप उनको 10 की जगह पे आप सुबह 8 बजे से कर सकते थे, उनकी टाइमिंग घटा सकते थे। प्राइवेट सेक्टर की टाइमिंग चेंज कर सकते थे। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी क्या मंशा साफ नहीं थी।
आपने जो भी धर्म स्थल थे आपने उनको क्यों खोला? भगवान ने क्या आपसे सर्टिफिकेट मांगा था कि आप उनको खोलिए? जी, जब लोग जाएंगे भगवान के पास, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, उत्तर प्रदेश का पूरा भारतवर्ष हमारा जो है भगवान के नाम पे चलता है। ये बात ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जब बिना सैनिटाइजेशन के मस्जिद में लोग जाएंगे तो क्या होगा? और तबलीगी जमात जो अभी तक फैला चुका है और फैलाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो तभी मैं कह रहा हूँ, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी अचानक से आपको धर्मस्थल खोलने की? आप उन पे पाबंदी लगा दी, या आपको उनसे कुछ टैक्स आ रहा होता, उन्होंने आपके कोरोना जांच के लिए कुछ अलग से मदद की होती, इंडिया गवर्नमेंट को कुछ अलग से फंडिंग दी होती, तो मैं बिल्कुल कहता ठीक है भाई आप खोलिए जी। आपकी उससे अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉफिट हो रहा होता, समझ में आता है। बिल्कुल धर्म के नाम पे जितने भी एफडी जमा होती है ना, वो सरकार के पास रखी रहती है, किसी लोगों की भलाई के लिए काम नहीं आती है। तो इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। आपको चाहिए था कि आप सारे विपक्ष के साथ स्टेट गवर्नमेंट को जवाब दे देते हैं। राम नरेश जी जल्दी से जवाब दे लीजिए। अभिषेक जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भगवान से सर्टिफिकेट लेना था क्या? देखिए ऐसा है भाई साहब, आप देखिए कि भगवान जो है गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है ईश्वर। जब वो कहीं से हारे को हरि नाम से, तो अगर हमने मंदिर और लेकिन वो काम नहीं आ रहे, मेडिसिन काम आ रही, डॉक्टर काम आ रहे, और धार्मिक स्थलों को इसलिए खोला गया कि आदमी अपनी आस्था का लॉकडाउन में धार्मिक स्थल भी लॉकडाउन में चले गए थे जी। नहीं, मेरी बात तो आप सुने भाई साहब। अगर ईश्वर के शरण में गरीब आदमी, कमजोर आदमी जाता तो उसका मन मजबूत होता। जैसे कोरोना जैसी बीमारी से जो दवा काम करती है उसका विल पावर स्ट्रांग होता है, तो भगवान की शरण में जाने से हमारा विल पावर स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए धार्मिक स्थलों को खोला गया, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा, चाहे मस्जिद हो। आप समझिए इस बार रमजान का महीना इस कोरोना की में आया, एक मिनट रमजान का महीना आया और कोरोना मस्जिद नहीं क्या गुजर रही थी, नहीं पढ़ पाए, उनको बड़ा कष्ट हुआ इस बार। कहीं चूक हुई है क्या? ठीक है राम नरेश जी, समय मापा इतना ही है जी। जनार्दन प्रदीप जी, हम लोग बड़ा एडवांस साइंस और मेडिकल उसमें रह रहे हैं। अब यहाँ पर रिलीजन को अगर इस तरह की चीज़ों को हम अगर बेस लेके कुछ भी गलती करते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। बिल्कुल। आज हम लोग जो कोरोना वायरस कह रहे हैं उसको साइंस ने ही डिफाइन किया है और उसके बचने के तरीके साइंस ने ही निकाले हैं। अगर हम उसमें ये बोलेंगे कि हम भजन करेंगे और उससे हमें वो मिल जाएगा तो और कोरोना मैया का देवी गीत गाने से कोरोना चला जाएगा, इस तरह से फिर वो चीजें हम लोग के लिए बहुत बड़ा समस्या का कारण बनेगी। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं करेंगे, आप सैनिटाइजर वो नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। दवाइयों में और इन चीजों में भी सारी चीजों का उपयोग होता है, आप देखते हैं। तो ये चीजें तो आप कह रहे हैं उसमें अल्कोहल होता है तो हम हाथ उससे नहीं धुलेंगे, ये एक अंधविश्वासी आज के युग में कहा जाएगा। बिल्कुल। और अगर इस चीज का फॉलो अप होगा, अगर इस चीज को बढ़ावा मिलेगा तो स्थिति भयंकर होगी। नहीं, अगर मौलवी इस तरह से कहेंगे कि अगर मरना है मस्जिद में मरेंगे तो जन्नत मिलेगी, 72 आपका इंतजार कर रही है। समय कम है, एक शुक्ला साहब आपका फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए सीधा और कैसे रुकेगा ये कोरोना की रफ्तार? अंत में समय का मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम किसी भी तरीके से हमको इन्फेक्टेड लोगों को आबादी से दूर रखना है, स्वस्थ लोगों से दूर रखना है। इस पे जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ विशेषज्ञ हैं, उसमें बैठ के विचार करें। खाली इसमें प्रशासनिक अधिकारी बैठ करके आंख बंद करके आदेश पारित न करें जी। और जो विशेषज्ञों को बिठाएं, पूछें कि भाई किस तरीके से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको अलग करें। नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल्स में जब मरीज जाते हैं तो पहले उनको भगाया नहीं जाएगा, आप सर्टिफिकेट ले आइए। उनके लिए एक अलग वार्ड बनाया जाए, जो भी मरीज आते हैं उनको भर्ती करके उनकी जांच कराने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की हो। और अगर पॉजिटिव हो तो कोरोना वार्ड भेजा जाए, अदरवाइज उनको सामान्य वार्ड भेजा जाए। आज सबसे बड़ी समस्या शहर में है कि मरीज अगर आता है तो कोई भर्ती नहीं करता, कोई कहता है कोरोना पॉजिटिव ले आओ, कहता है कोरोना नेगेटिव ले आओ। आदमी इसमें रात भर पड़े रहते हैं। ये क्यों नहीं दिखाई देता हमारे प्रशासनिक अधिकारियों जो आदेश पारित करते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कोरोना की रफ्तार है जो 4000 से बढ़कर के 10,000 हो गई है और मौतों के आंकड़े में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जब 200 मौतें तक पहुंची थी तो हम लोग बड़े चिंतित थे कि हर दिन 200 लोग
मौत के आगोश में समा रहे हैं, लेकिन अब 300 के पार जा रही हैं और 10,000 से ज़्यादा हर दिन लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये लेकिन कहते भी है कि अभी एक तो पीक आना बाकी है, दूसरा ये असली तस्वीर नहीं है, अभी इससे भयानक तस्वीर सामने आनी बाकी है, क्योंकि जैसा AK शुक्ला साहब कह रहे हैं पूर्व सीएमओ कि अभी तो पूरी जांच ही नहीं हो रही है, लोगों को बिना जांच के ही भेजा जा रहा है, और जब अगर पूरी जांच जिस दिन हो गई तो एक भयानक तस्वीर सामने आ सकती है। सोचना पड़ेगा कहां चूक हो रही है, उस पर लगाम लगाना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।